हेलो एवरीवन। तो आप सबका आरपीएससी एग्ज़ाम ऑडिटरी लर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आरपीएससी एग्ज़ाम की जो लर्निंग है, एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो केवल पॉडकास्ट के थ्रू, यानी केवल आप सुनकर भी आरपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आपको देखने का टाइम नहीं है, वीडियो बुक लेकर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो क्या आप सुनकर भी तैयारी कर सकते हैं? हाँ, आप मेरे चैनल के माध्यम से आरपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी सुनकर भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज शुरू करिए राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोपान। यानी कि हम देखेंगे आज मेजर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन कालीन ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के अध्ययन में जहाँ उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियाँ महत्वपूर्ण है, तथा आहट जो कि उदयपुर में है, कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है, गिल्लुंड जो कि राजसमंद में है, व गणेश्वर जो कि सीकर की सभ्यताओं द्वारा विकास क्रम को समझने में सहायता मिलती है। वहीं साहित्यिक स्रोतों के कवि श्यामल दास कृत, वीर विनोद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित राजपूताने का प्राचीन इतिहास तथा कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तकें भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो राजस्थान के इतिहास के विविध आयामों तथा पहलुओं को समझने की दृष्टि से विभिन्न शिलालेखों, प्रस्तर प्रशस्तियों एवं स्मारकों की भी उल्लेखनीय भूमिका है। मरुभूमि में बागोर जैसे मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले स्थल है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर व बेराट जैसी पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास यहाँ हुआ, जो इसके इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन प्राचीन स्थलों पर मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा जैसे पाषाणकालीन एवं आहट जैसे सिंधुकालीन स्थलों का विकास यहीं पर हुआ है। आहट व गणेश्वर जैसी ताम्रकालीन सभ्यताओं का भी जन्म यहीं पर हुआ है। राजस्थान में पूर्व मध्यकाल में अनेक जातियों द्वारा राजस्थान पर आक्रमण के विरोध स्वरूप राजपूत जातियों का उदय एवं राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना होना प्रमुख घटनाएं हैं। इसी समय यहाँ अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों में गुहिल, प्रतिहार, परमार, चौहान व जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। वहीं मध्यकालीन राजस्थान में राजपूत शासकों और सामंतों ने मुस्लिम शक्तियों को रोकने का समय समय पर भरपूर प्रयास किया। राजपूतों द्वारा अनवरत तीव्र विरोध का सिलसिला चलता रहा। सत्ता संघर्ष में राजपूत शासक निर्णायक युद्ध जीत नहीं सके। इसका प्रमुख कारण राजपूतों में आपसी सहयोग का अभाव, युद्ध लड़ने की कमजोर रणनीति तथा सामंतवाद था। इसी काल में यानी कि मध्यकाल में इस वीर प्रशस्ति धरा ने माघ, हरिभद्र सूरी, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्न, कवि करणी दान, दुर्सा आड़ा, नैन्सी जैसे विद्वान लेखक तथा वीर पुरुषों को जन्म दिया। साथ ही इस भूमि पर धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियों का उदय भी इसी काल में हुआ। 18वीं सदी आधुनिक राजस्थान के इतिहास के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही।
1857 की क्रांति अनेक सामाजिक, धार्मिक, किसान व जनजातीय आंदोलन इस काल की विशेषता रहे। अनेक बिखरी रियासतों व रजवाड़ों के सम्मेलनों द्वारा एकीकरण के पश्चात आज का राजस्थान इस रूप में सामने आता है। जिस भूभाग को वर्तमान राजस्थान कहा जाता है उसे जॉर्ज थॉमस ने 18वीं शताब्दी में राजपूताना कहा तथा कर्नल जेम्स टोड ने उसे 1829 ईस्वी में इसे रायथान अथवा राजस्थान नाम दिया। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम देखेंगे नया टॉपिक इसी के अंदर, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं व जनजीवन, यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड पब्लिक लाइफ ऑफ राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम ACL कार्लाइल ने किया था। तत्पश्चात वृहद स्तर पर इसे DR भंडारकर, दयाराम, HD सांकलिया, BB लाल, जीवन खरकवाल तथा RC अग्रवाल जैसे विद्वानों ने अंजाम तक पहुंचाया। राजस्थान की अरावली श्रेणियों तथा चंबल नदी घाटी के क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक विभिन्न शैल्याश्रयों की प्राप्ति हुई, जिसमें विभिन्न अस्थि अवशेषण, पाषाण यानी प्रस्तर निर्मित उपकरण मिले हैं। इन्हीं शैल्याश्रयों पर मानव निर्मित शैल्य चित्रों से तत्कालीन मानव जीवन का विवरण प्राप्त होता है। इन चित्रों में आखेट के दृश्य सर्वाधिक है, जो बूंदी में छाजा नदी यानी कि गेंदी का छाजा तथा कोटा में चंबल नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त चित्रित शैलाश्रय विराटनगर जयपुर तथा हरसौरा अलवर से भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन पुरातात्विक अवशेष मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी व गंभीरी नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, जिसमें कृषि जीवन तथा पशुपालन संबंधी साक्ष्य विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर, मारवाड़ तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा नामक स्थानों से नवपाषाणकालीन आज औजार बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिस कारण इस युग का गार्डन चाइल्ड नामक प्रसिद्ध पुरावेता ने पाषाणकालीन क्रांति की संज्ञा भी दी है। मरुभूमि की द्वेषदूती व सरस्वती जैसी नदियां आर्य बस्तियों की शरणस्थली रही है। ये बस्तियां बाद में दोआब स्थानों की ओर बढ़ी, जैसे पंजाब व गंगा के मैदानों की ओर। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः यहीं से प्राप्त हुआ। प्राचीन ग्रंथों व पौराणिक गाथाओं के अनुसार जांगल देश यानी बीकानेर जोधपुर, मरुकांतार यानी मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण के आख्यानों का संबंध भी प्राप्त होता है, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित बताए गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर ही देखने वाले हैं, राजस्थान में महत्वपूर्ण जनपदों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में महत्वपूर्ण जनपद में शिवी जनपद भी महत्वपूर्ण है। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी एवं राजा सुशीन द्वारा उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया गया था। कालांतर में यह शिवी जाति दक्षिणी पंजाब की है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी तथा यहाँ पर इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी थी। यहाँ से उसके सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर से प्राप्त गुहा लेखों से ज्ञात होता है कि शिवी जनपद का प्रसार
पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक था। फिर है मालव जनपद। इनकी शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट केंद्रित था। कालांतर में इन्होंने अपने क्षेत्र को अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ तक फैला लिया था। फिर है हमारा जांगल जनपद। महाभारत काल में वर्तमान बीकानेर एवं जोधपुर के जिले जांगल देश कहलाते थे। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान समय में नागौर कहा जाता है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण खुद को जांगलधर बादशाह कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका नाम कुरु जांगल एवं माद्रे जांगल भी मिलता है। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जे जांगलधर बादशाह लिखा जाता था। उसके बाद में है हमारे पास शूरसेन जनपद। यह जनपद आधुनिक ब्रज क्षेत्र में स्थित था। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव यानी कि यदु वंश का शासन था। इस जनपद के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग आते थे। साथ ही अलवर जिले का पूर्वी भाग भी इसी के अंतर्गत आता था। वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण के संबंध इसी जनपद से था। फिर है हमारा इसके बाद में मत्स्य जनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। ये जनपद चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के आसपास तक विस्तारित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। प्रारंभ में मत्स्य जनपद चेदी राज्य का तथा कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। इसके बाद में है हमारे पास योध्य जनपद। राजस्थान के उत्तरी भाग के योध्य एवं शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। रुद्रादमन लेख से स्पष्ट होता है कि योध्य ने संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्तियों को नष्ट किया था। देन शाल्व जनपद अलवर क्षेत्र में विस्तृत था। राजस्थान में अलवर का उत्तरी भाग कुरु जनपद का हिस्सा था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली है, थी। इसके बाद में है राजन्य जनपद। भरतपुर क्षेत्र में विस्तृत भरतपुर एवं अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसने भरतपुर के राजन्य एवं अलवर के मत्स्य तथा शाल्व जनपदों का निर्माण किया था। माध्यमिका। इसका सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसका विवरण सभा पर्व में नकुल की दिग्विजय यात्रा के संदर्भ में मिलता है, जिसने इसे जनपद कहा। ये चित्तौड़गढ़ जिले से 18 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक स्थल है, जिसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी में माध्यमिका नाम से उल्लेखनीय किया है। तो ये हमने जनपद देखे। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है गणतंत्रीय व्यवस्थाओं का अवसान, यानी कि द एंड ऑफ द रिपब्लिकन सिस्टम। दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसवी के काल में राजस्थान में मुख्यतः बौद्ध धर्म काफ़ी पल्लवित हुआ, परंतु योध्य एवं मालवों के यहाँ आने पर ब्राह्मण धर्म मजबूत हुआ। परिणामतः बौद्ध धर्म के हास्य की झलक दिखने लगी। गुप्त राज्यों ने जनपदों को अर्ध आश्रित बनाए रखा। इन गणतंत्रों द्वारा हूण आक्रमणों को सहन न कर पाने के कारण 6ठी शताब्दी के आते आते यहाँ सदियों से स्थापित गणतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मौर्य और राजस्थान। मौर्य और राजस्थान में हम देखेंगे राजस्थान के इतिहास में अनेक ऐसे प्रमाण हैं
जिनसे ये स्पष्ट होता है कि मरुधरा के कुछ भागों पर आर्यों का अधिकार एवं प्रभाव था। अशोक का बेराट का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंधन एवं अन्य जैन ग्रंथों में यह अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़ के समीप मानसरोवर तालाब पर राजा मान, जो मौर्य वंशी था, का 1713 ईस्वी का शिलालेख कर्नल टोड को मिला है, जिसमें क्रमशः महेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम दिए हुए हैं। महेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम दिए हैं। एक और मौर्य वंशी राजा धवल के नाम का शिलालेख कोटा के निकट कर्णसवा में मिला है, जिस पर 738 ईस्वी का उल्लेख है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के अलग अलग नाम। डिफरेंट नेम्स ऑफ एंशिएंट रीजन्स ऑफ राजस्थान। वर्तमान राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के अलग अलग रूपों में प्रचलित थे। बीकानेर तथा जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। इसी कारण बीकानेर के शासक जांगल धर बादशाह की उपाधि का प्रयोग करते थे। वर्तमान अजमेर तथा नागौर क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग सपाद लक्ष्य कहलाता था, जिस पर शाकंभरी के चौहानों का अधिकार था। अलवर का उत्तरी भाग कुरु, दक्षिण पश्चिमी भाग मत्स्य देश तथा पूर्वी भाग शूरसेन देश के नाम से पहचाना जाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। शूरसेन जो कि है पूर्वी अलवर, भरतपुर और धौलपुर। उदयपुर राज्य को प्राचीन काल में शिव कहा गया है, जिसकी राजधानी माध्यमिका नगरी थी। ये क्षेत्र मेव जाति के अधिकारी क्षेत्र में था, इसलिए इसे प्रागवाट या मेदपाट कहा जाता था। इसके अलावा कुछ एक नाम मैं आपको यहाँ पर और बताती हूँ। जो वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उसे वागड़ क्षेत्र कहा जाता था। जो वर्तमान में जोधपुर बाड़मेर है, उसे मारवाड़ या मरु क्षेत्र कहते थे। सिरोही को आबू या अबुर्द क्षेत्र कहते थे। जैसलमेर को माड़ क्षेत्र, कोटा बूंदी को हाड़ौती क्षेत्र कहते थे। दक्षिणी झालावाड़ को मालव क्षेत्र कहते थे। जयपुर दौसा टोंक को मिलाकर डूंडार क्षेत्र कहा जाता था। प्रतापगढ़ को कांठल क्षेत्र कहा जाता था और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को मिलाकर 56 क्षेत्र कहा जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरत्रा था। तो आज हमने राजस्थान का इतिहास का इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ी है, यानी हमने राजस्थान के इतिहास की प्रस्तावना यहाँ पर पढ़ी है। तो अगर आपको ये ऑडिटरी पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के ऑडिटरी पॉडकास्ट मैं कंटिन्यू चैनल पे बनाती रहूं और आपकी आरपीएससी एग्ज़ाम की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सरल बना सकूं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं को। तो धन्यवाद।